नमस्कार दोस्तों। आज मौर्य वंश से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। जैसे हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, उसमें अक्सर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे हम लोग आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने पूरे 40 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना पहला क्वेश्चन है, कलिंग के विजय के बाद महान अशोक ने निम्न में से किस धर्म को स्वीकार किया था? तो कलिंग के विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, क्योंकि कलिंग के विजय के बाद उसके मन में थोड़ा सा ऐसा आ गया था कि ये हिंसा वगैरह सब बेकार की चीज़ें हैं, इन सब से दूर होना चाहिए। तो उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को फिर से स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। और चाणक्य का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं विष्णुगुप्त है या कौटिल्य भी है। और चाणक्य ने ही पूरा उससे चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी पूरा शासन विस्तार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला का निरूपण करता है? तो सांची जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था, ये बौद्ध कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म को अपनाने वाला अंतिम शासक जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो उस समय प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। अगला है, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो हुआ वो कुणाल हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक ईशाकदत्त है। मालवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात को सबसे पहले किस शासक ने जीता था? तो सबसे पहले उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। निम्न में से किस शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध के आधार पर राजवंश को स्थापित करने वाला शासक अशोक था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का लेखक तो हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जिसे बोलते हैं वही था, और चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक जो हुआ वो हो गया हमारा चंद्रगुप्त के समकालीन। अगला है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के स्थापना महापद्य नंद ने की थी। ठीक है, और उसका जो अंतिम शासक था वो घनानंद हुआ था। घनानंद को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था? तो मौर्य राजवंश का। चलिए अगला देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा था? तो उस समय सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इस इंडिका पुस्तक में उसने पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। ठीक है, अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? अभी मैंने बताया इंडिका। ठीक है, जिसका कि रचनाकार कौन था? मेगास्थनीज। अगला है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणी में उसने विभाजित किया था, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मैंने बताया इसके पुस्तक का नाम था इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में पूरा वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो उसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, पूरा उसमें उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी वो सारे चीज़ को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है। अगला है, सर्वप्रथम किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वो किससे बना हुआ था? तो वो बना हुआ था लकड़ी का महल था। ठीक है,
किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे ये हमें पता होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था वो पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा अभिलेख था? तो भब्रू स्तंभ। ठीक है, भब्रू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। चलिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अंग्रेज के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था, जो कि किस भाषा में लिखा था? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। चलिए, अगला है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये हमें मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ठीक है, तो मेगास्थनीज के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे कि उसने इंडिका की रचना की थी। ठीक है, तो वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। कौन सा राजा था जो कि जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के डायरेक्ट संपर्क में रहने वाला जो राजा था वो था अशोक। ये डायरेक्ट जनता से बातें करता था, जनता की दलीलें सुनता था और उसका फैसला करता था। ठीक है, अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही हो गए। ठीक है, और ये किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो पोलीब्रोथा कहा है किसने? मेगास्थनीज ने, जो कि इंडिका के रचनाकार थे, एक यूनानी लेखक थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए दोस्तों, इस तरह से पढ़ने से क्या होता है कि हमें पीछे का भी जो पढ़े हैं वो कवर होते चला जाता है। ठीक है, इससे हमारा मेमोरी जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। इसलिए किसी एक क्वेश्चन पर जितने भी मतलब पीछे के टॉपिक को हम लोग पढ़े हैं उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, अशोक के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसके बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है शिलालेख, क्योंकि अशोक का शिलालेख जो है बहुत ज़्यादा था, जो कि प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, उसके शिलालेख को पढ़ने वाला जो था वो सबसे पहले कौन था? जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है उसका शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ये हुई थी ब्राह्मी लिपि, जो कि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहाँ, किस देश में पाया गया? तो अफगानिस्तान में भी अशोक का अभिलेख पाया गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? और जिस समय बिंदुसार का मृत्यु हुआ था तो उसका उत्तराधिकारी जो अशोक बना था, तो उस समय वो तक्षशिला पे, ठीक है, सॉरी दोस्तों, उस समय वो उज्जैन पे शासन कर रहा था। ठीक है ना, तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ये जो है कलिंग शिलालेख, ठीक है, वृहत कलिंग शिलालेख में यह घोषणा की गई थी कि सारी प्रजा जो है मेरी संतान है। और अशोक ही पहला शासक था जो कि हमेशा जनता के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा, अर्थात ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। और अशोक ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया था? तो कलिंग के विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था।
चलिए, किसके शासनकाल में डैमेकस भारत आया था? तो ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में, डैमेकस, ठीक है, जो कि एक यूनानी था और वो बिंदुसार के शासन में आया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पूरे 40 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, ठीक है। हमारी और भी वीडियो की सीरीज़ है, आप लोग इसे देखना ना भूलें। और हमारे, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।